Assalamu alaikum. Today we'll be discussing one more allotrope of the carbon, that's what's called as the fluorines, in which carbon is present in a crystalline form. We have discussed the diamond and the graphite, and now we will be discussing the fluorines, their preparation, their structure and their properties. So let's have a discussion on what are called as fluorines. See, fluorines जो होते हैं पहले इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड. देखिए, फ्लोरीन्स जो है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, जबकि डायमंड और ग्राफाइट जो होता है वो नेचुरल फॉर्म होता है, लेकिन इनको आर्टिफिशियली हम प्रिपेयर करते हैं. और आर्टिफिशियली देखिए कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. मान लीजिए आपके पास ग्राफाइट है. इफ यू हैव ग्राफाइट, प्योर ग्राफाइट आपको लेना है. अब अगर आप पेंसिल वाला ग्राफाइट लेंगे तो वो इम्प्योर होता है, ठीक है. प्योर ग्राफाइट आपको लेना है. उसके बाद इस प्योर ग्राफाइट को आप इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क. इलेक्ट्रिक आर्क बेसिकली क्या होती है, आप मान लीजिए आपने ग्राफाइट को ऐसे लिया, ठीक है, और इसके बीच में आप एक आर्क को सप्लाई करोगे, जिसके बीच में यहां पे पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है. ये वायर जैसी होती है और वहां पे दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और उसके बाद आप एक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस करोगे. जैसे दो जो वायर्स होती है उसके बीच में आप ग्रेफाइट को लोगे और उसके बाद एक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस करोगे. तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां से काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे काफी ज्यादा इंस्टेंटेनियस रिलीज ऑफ एनर्जी होता है. और उस इंस्टेंटेनियस रिलीज एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये जो ग्राफाइट होता है ना, ये मेल्ट हो जाता है. वहां पे सूट जैसा प्रोड्यूस होता है, जैसे धुआं नहीं होता है, धुएं के जैसे बनता है वहां पे, तो सूट बनता है, जिसको हम सूट बोलते हैं. मगर एक चीज याद रखें, ये चीज अगर आप करोगे ना ओपन में, जैसे अभी आपने यहां पे इस रिएक्शन को किया, आपने ग्राफाइट लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट किया, लेकिन आप ओपन में करते हो, तो ओपन में ये प्रॉब्लम है. क्योंकि ओपन में क्या होता है कि ओपन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सॉरी ऑक्सीजन होता है. उस ऑक्सीजन की वजह से जो ही इलेक्ट्रिक आर्क आपस में इनको मिलाओगे तो उससे कार्बन जो ही प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हम जब ग्राफाइट को लेते हैं तो हम इसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेते हैं. इसको हम यूजुअली, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है, इसको हम हीलियम या नियॉन के प्रेजेंस में हीलियम और नियॉन के प्रेजेंस में इसको इलेक्ट्रिक आर्क से इसको शॉर्ट सर्किटिंग कराते हैं. उसके बाद सूट प्रोड्यूस होता है, एक धुआं जैसा आपको वहां से दिखेगा कि वहां से निकलता है. अब उसके बाद क्या करना है कि जब सूट प्रोड्यूस हो गया तो उसको आप इमीडिएटली बेंजीन में डिसॉल्व करोगे, ठीक है. किस में डिसॉल्व करोगे, बेंजीन. इस पर क्वेश्चन पूछना वरना कश्मीरी में जिसको हम बोलते हैं कि मान लीजिए सूर जैसा होता है, सूर ना, एग्जैक्टली उसी के जैसा ही सूट भी, मतलब वहां पे एक तो आपको वेपराइज स्टेट में ग्राफाइट मिलेगा और दूसरा जो होता है वो सॉलिड स्टेट में नीचे बैठेगा. उसके बाद यू विल टेक द बेंजीन. अब बेंजीन में जो ही आप सूट को डिसॉल्व करोगे, जो ही आप इसको बेंजीन में डालोगे, तो आपको एक वाइन रेड कलर्ड सोल्यूशन मिलेगा. वाइन रेड कलर्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा. यू विल गेट वाइन रेड कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है. वाइन रेड कलर सोल्यूशन का आपको मतलब समझ आता है, जैसे वाइन होता है, ठीक है, ग्रेप वाइन जैसे होता है रेड कलर का, तो एग्जैक्टली वैसे ही आपको एक सोल्यूशन मिलेगा. उसके बाद अगर आप कुछ टाइम तक इसको रखोगे तो इसका कलर जो होता है वो चेंज होता है. ये मस्टर्ड ऑयल जैसे होता है ना, ठीक है, एग्जैक्टली इसका कलर फिर ऐसे ही हो जाता है. अब इस मस्टर्ड ऑयल में अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे असल में कार्बन जो होता है दो फॉर्म्स में होता है. एक को बोलते हैं C60, यानी कुछ C60 के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ C70 के मॉलिक्यूल्स होते हैं. फ्लोरीन्स ऑलवेज इवन टाइप होती है, दे आर ऑलवेज इवन टाइप, दे कैन नॉट बी C71, ठीक है, दे आर ऑलवेज इवन टाइप. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे. उसके बाद एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी.
ये एक टेक्निक है, आपने, मुझे लगता है कि क्रोमेटोग्राफी से हम 10th में या 11th में एक चीज करते हैं, वो सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ना। आप सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है वो इससे करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी को यूज करके हम C60 को सेपरेट करते हैं, C60 को हम सेपरेट करते हैं। असल में ये फैमिली है, इट्स नॉट जस्ट वन मॉलिक्यूल। जो फ्लोरीन्स होते हैं एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें से एक जिसको आप नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बकमिंस्टर फ्लोरीन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बकमिंस्टर फ्लोरीन। सो बकमिंस्टर फ्लोरीन्स C60 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरीन, ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन रहता है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी क्लास ऑफ द कंपाउंड्स व्हाट आर प्रेजेंट इन द फ्लोरीन्स, बट C60 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट what we say of fluorine. So this is the method of the preparation by means of which we will prepare fluorines. So there is a simple method, what I told you. आप जनाब ग्रेफाइट लेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक शॉक कराएंगे, ठीक है, दो वायर्स को आपस में मिलाएंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, और रिलीज होने की वजह से जो होगा, ये ग्रेफाइट जो होगा ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वहाँ पे सूट प्रोड्यूस होगा। सूट प्रोड्यूस को इमिडिएटली जितना भी आपको वहाँ पे ऐश मिला है उसको इमिडिएटली किस में डिसॉल्व करेंगे? बेंजीन में। आपको एक वाइन रेड कलर सोल्यूशन मिलेगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो मस्टर्ड में चेंज हो जाएगा। उसमें हमारे पास C60 C70 प्लस अदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्रोमेटोग्राफी से हम C60 को सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज द सेपरेशन टेक्निक व्हाट वी आर डीलिंग। तो आप इसको पहले उतार सकते हो, व्हाट वी एज कॉल्ड एज द प्रिपरेशन मेथड फॉर C60। हो गया ये। नाउ देखिए क्या होता है असल में, मैंने आपको बोला कि हमारा डिस्कशन जो है वो C60 है, तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएगा वो C60 पे ही आता है। तो C60 पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि C60 मॉलिक्यूल असल में दिखता कैसा है, इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल सी चीज़ है, जो C60 मॉलिक्यूल होता है वो जनाब आपने सॉकर बॉल तो देखी होगी, इट इज जस्ट लाइक ए सॉकर बॉल। ये होता है जनाब सॉकर बॉल की तरह। अगर आपने क्लोजली कभी फुटबॉल को देखा होगा, फुटबॉल में, तो फुटबॉल में आपने देखा होगा कि फुटबॉल इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द पेंटागनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। उसमें होते हैं पेंटागनल रिंग्स कनेक्टेड विथ हेक्सागोनल रिंग्स। एग्जैक्टली ये भी है। जो C60 होता है ना, ये थ्री डायमेंशन इसका स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि देयर इज अ डेफिनेट ऑर्डर दैट्स प्रेजेंट देयर। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास C60 में हमारे पास रिंग्स होती है। रिंग्स आपको पता है कि यहां पे ऑब्वियसली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये कार्बन होता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल रिंग्स होती है यहाँ पे, एक तो हेक्सागोनल होती है। अब आप बोलेंगे सर कि अगर हेक्सागोनल रिंग्स है तो तब तो ग्रेफाइट और इसमें कोई फर्क नहीं होता। एक डिफरेंस ग्रेफाइट और इसमें ये होता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जैसे मान लो एक शीट आपने दिया, फिर दूसरा शीट, फिर तीसरा शीट, फिर चौथा शीट। लेकिन ये होता है स्फेरिकल। ये एग्जैक्टली सॉकर बॉल जैसी होती है, एग्जैक्टली ये वैसे ही होता है। तो इस एक डिफरेंस ये है कि ये स्फेरिकल है। दूसरी डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स भी होती है और इसमें हमारे पास जनाब पेंटागोनल रिंग्स भी होती है। इसमें दो तरह की रिंग्स होती है। देयर इज हेक्सागोनल रिंग्स एज वेल एज पेंटागोनल रिंग्स, सो दैट मेक्स इट डिफरेंट। तो मैं इसका वन डायमेंशन पिक्चर यहां पे ड्रा करता हूं, ठीक है, लेकिन ऐसे ये ऐसे नहीं होता है, ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है। तो पहली बात मैं आपको बोलूंगा कि C60 जो होता है इसमें दो तरह की रिंग्स होती है। ये पहले स्फेरिकल होता है, it is spherical. Second point is it's composed of hexagonal rings and pentagonal rings. Hexagonal and pentagonal rings, यही आपस में कनेक्टेड होके आपका जो है C60 बनाता है। अब यहां पे मसला है कि कितनी हेक्सागोनल रिंग्स होती है, ठीक है, कितनी हेक्सागोनल रिंग्स होती है। हमारे पास
हेक्सागोनल रिंग्स जो होती है, कभी ये पूछा जाता है, 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती है, 20 होती है हेक्सागोनल रिंग्स। उसके बाद पेंटागोनल रिंग्स जो होती है, पेंटागोनल रिंग्स जो होती है, इसमें पेंटागोनल रिंग्स जो होती है 15 होती है, सॉरी इट्स 10, 10 होती है, 10 आई थिंक इट्स यस इट शुड बी 12, 12 होती है, ये क्या बोलते हैं इसको, पेंटागोनल रिंग्स। सो दिस इज हेक्सागोनल रिंग्स, दिस इज व्हाट, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी, 32। इसमें से अगर आप देखोगे जो पेंटागोनल रिंग होती है, ये वाली रिंग, जैसे मान ली ये रिंग है, आप मैंने आपको यहां पे दिखाया पेंटागोनल रिंग इज दिस, ये पेंटागोनल रिंग हमेशा कनेक्टेड होती है विद हेक्सागोनल रिंग्स ऑलवेज। यानी अगर आप किसी भी जगह देखोगे ना पेंटागोनल रिंग, इसके अराउंड होंगी कौन से रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स, 6 मेंबर रिंग्स। जो पेंटागोनल रिंग्स होती है ना, जो मानो ये पेंटागोनल रिंग है, मुझे बताओ इसके इर्द गिर्द कौन सी रिंग्स, ओनली हेक्सागोनल रिंग्स। और अगर आप हेक्सागोनल रिंग्स देखोगे, हेक्सागन के साथ भी कनेक्टेड होती होगी, यानी और पेंटागोनल के साथ, लेकिन पेंटागोनल के लिए मैंडेटरी है कि इट इज ओनली कनेक्टेड विद व्हाट, हेक्सागोनल, while as hexagonal rings can be connected with pentagonal as well as hexagonal. Is it clear? So this is दूसरी बात, so that makes it different. So the difference between the graphite and this is, we have come across that graphite is composed of only hexagonal rings, while as this is composed of both pentagonal as well as hexagonal. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है जनाब एरोमेटिक होता है। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था कि बताओ C60 का नेचर कैसा है। तो C60 जो होता है ये एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक की वजह से यू नो दैट इट मस्ट बी स्टेबल। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो डीलोकलाइज होंगे। तो ऑब्वियसली इससे हमें ये भी पता चलेगा कि इसके हर कोई कार्बन जो होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दैट इज व्हाट हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इट्स एरोमेटिक, इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, it's composed of hexagonal and pentagonal rings. Pentagonal rings are always connected with hexagonal, while as hexagonal rings can be connected with what, pentagonal as well as hexagonal rings. Is it clear? अब उसके बाद एक और चीज यहां पे ये आप उतारिए, उसके बाद we will have the discussion on the next. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। मान लीजिए आपको, अभी मैंने आपको बोला कि मान लीजिए आपके पास C70, आपके पास C70 या कोई भी फ्लोरीन, उसमें से अगर आपको स्पेशली पूछा गया कि व्हाट्स द नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट, ठीक है, किसी भी फ्लोरीन में नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स कैसे आप निकालोगे, तो नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय अ फॉर्मूला, हेक्सागोनल रिंग्स ओनली by a formula n-20 divided by 2। ये आपके लिए जनाब फॉर्मूला। किसी भी फ्लोरीन में नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय n-20 डिवाइडेड बाय 2, while as पेंटागोनल रिंग्स जो होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी जनाब, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। एक और चीज जो है इसके बारे में, ये C60 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जैसे हमारे पास डायमंड है वो इनसॉल्युबल रहता है, वो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है C60 जो होता है ये यूजुअली आपने देखा कि हमने सूट को डिसॉल्व किया बेंजीन में, तो इसका मतलब ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काफी ज्यादा होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, द डिफरेंस बिटवीन द डायमंड, ग्रेफाइट एंड द फ्लोरीन इज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज डगलिंग बॉन्ड्स, दैट दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज डगलिंग बॉन्ड्स। नाउ व्हाट आर दीज डगलिंग बॉन्ड्स? देखिए डगलिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं। डगलिंग बॉन्ड्स होते हैं कि जैसे आपके पास, मान लीजिए मैं इसको रब करता हूं, मान लीजिए आपके पास ग्रेफाइट है, इफ यू हैव अ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है कि, या हमारे पास लेट्स सपोज डायमंड है या ग्रेफाइट है, यहां पे देख लीजिए क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारे पास डायमंड है जहां पे टेट्राहेड्रल ये होता है। अब क्या होता है कि जो सरफेस वाले एटम्स होते हैं ना हमेशा डायमंड में, वो इंप्योरिटीज को पकड़ते हैं क्योंकि उन पर रेजिडुअल फोर्स होते हैं, उनकी वैलेंसी मत सेटिस्फाई होती है। जो सरफेस एटम्स होते हैं ना,
चाहे वो ग्राफाइट में होते हैं, डायमंड में होते हैं, तो यूजुअली ये देखा गया है कि सरफेस एटम्स जो होते हैं ना, सरफेस एटम्स इंप्योरिटीज को कैच करते हैं, क्योंकि उनको जो अपनी वैलेंसी होती है ना वो नहीं सेटिस्फाई हुई होती। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें ये डगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते, मतलब ये जो होता है ना इसकी सरफेस, ये इंप्योरिटीज को कैच नहीं करती, क्योंकि इसमें असल में क्या होता है, ये एटम्स जो होते हैं ना कि ये बिल्कुल मान फ्लैट होते हैं। हर किसी एटम की जो वैलेंसी होती है ना, क्योंकि जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर में जो मान लीजिए अगर आपके पास ये है, मानो प्लेन है, ठीक है, जब आप इसको ऐसे इसको आपस में स्फीयर बनाओगे तो नेचुरली ये जो फ्री एटम्स है ना, ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे, देखिए जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया तो ये वाला जो फ्री वैलेंसी होती है ना, फ्री वैलेंसी सरफेस पे वो खत्म हो जाती है। तो डगलिंग बॉन्ड्स का जो फिनोमेना होता है, जो डायमंड और ग्राफाइट में होता है, वो C60 में नहीं होता है। इज इट क्लियर? इस वजह से ये इंप्योरिटीज जो है, इंप्योरिटीज को कैच नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लीजिए हमारे पास कार्बन के, अगर हमारे पास फ्लोरीन्स के अगर शीट्स होंगे या स्फीयर्स होंगे या सिलेंडर्स होंगे, ये तो स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, अगर इसके सिलेंडर्स हमें होंगे तो वो यूज किए जाते हैं एज नैनो ट्यूब्स, ठीक है। तो C60 आजकल बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि C60 जो होता है, एड्स वायरस के अगेंस्ट हम इसको ड्रग में यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे इसके जो है डेरिवेटिव्स हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट वी से एज अ डायमंड, ग्राफाइट एंड C60 इन द नेचर ऑफ द डगलिंग बॉन्ड्स। डगलिंग बॉन्ड्स आर एक्चुअली जो सरफेस पे एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड होती है। जैसे मान लो ये कार्बन एटम है तो ये तो एक ही के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है कि अगर सरफेस पे क्या होता है, अगर कुछ रेजिडुअल जो फोर्स होते हैं ना सरफेस पे, आपने सरफेस टेंशन एक कंसेप्ट है वो पढ़ा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इंप्योरिटीज को कैच करती है, लेकिन वो फिनोमेना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ऑलवेज इसको आप प्योर स्टेट में पाओगे, यहाँ पे इंप्योरिटीज इसके साथ नहीं रहती। और दूसरी बात, ये C60 जो होता है या C70 फ्लोरीन्स की जो फैमिली होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की गई। अब बायोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से काफ़ी एंटीवायरल ड्रग्स जो है उनको बनाया गया है, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डायमंड, ग्राफाइट और फ्लोरीन्स की बात करूंगा कि ज़्यादा कौन स्टेबल है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, if I will talk of the stability of what we say as these three allotropes, तो सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली जो है हमारे पास सबसे ज्यादा ग्राफाइट स्टेबल है, उसके बाद डायमंड स्टेबल है, और उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन्स स्टेबल है। अब ये जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है सबका टेंडेंसी इसमें होगा, यानी ये डायमंड भी ग्राफाइट में कन्वर्ट हो सकता है ना, क्योंकि जो ग्राफाइट है उसकी फ्री एनर्जी बहुत कम रहती है, और अगर इसकी फ्री एनर्जी बहुत कम है तो डायमंड की टेंडेंसी रहेगी टू गेट कन्वर्ट इनटू ग्राफाइट। लेकिन थर्मोडायनेमिकली इट्स अलाउड, यानी डायमंड का ग्राफाइट में कन्वर्ट होना थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसी भी रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिकल पहलू, दूसरा होता है काइनेटिकल, ठीक है। काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स प्लेस करता है कभी कभी बैरियर्स रिएक्शंस। तो यहां पे क्या होता है, कहते हैं कि अगर डायमंड ग्राफाइट हमारे पास यूं ही कन्वर्शन होना चाहिए था, बिकॉज इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होने की वजह से डायमंड शुड हैव बीन गेटिंग कन्वर्ट इनटू ग्राफाइट, बट एक्चुअली दैट्स नॉट हैपनिंग, और दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो आई कैन से। द रीजन इज क्योंकि काइनेटिक्स इसको अलो नहीं करती, क्योंकि अब देखिए अगर डायमंड का अरेंजमेंट और ग्राफाइट का अरेंजमेंट देखेंगे तो इसको काफी ज्यादा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। उस रीअरेंजमेंट के लिए अगर आप ये करना चाहोगे, कहते हैं 1600 केल्विन्स पे आपको डायमंड को लेना है एट अ प्रेशर ऑफ 1600 केल्विन्स एट अ प्रेशर ऑफ 50,000 टू 60,000 बार एटमॉस्फेयर्स पे आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो काइनेटिक्स इट्स प्लेसिंग द बैरियर, दैट मींस काइनेटिक्स को ऐसे अलो नहीं करता है। काइनेटिक्स बोलता है कि अगर आपके पास इतनी सारी एनर्जी है तो आप ये कन्वर्शन कर सकते हो, ठीक है। और ग्राफाइट को मैंने बोला कि आप फ्लोरीन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फ्लोरीन्स को हम वापस ग्राफाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप जो है कार्बन का, दैट्स ग्राफाइट, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एबंडेंट भी होता है,
ठीक है, कभी कभार हमें कंफ्यूजन होता है कि फ्री एनर्जी की थर्मोडाइनमिकली, मैंने आपको बोला थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, ठीक है। डायमंड भी उसमें कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोरीन भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए देयर इज नीड फॉर द एनर्जी दैट विल हैपन ओनली बिकॉज देयर इज एन बैरियर दैट्स प्लेस्ड बिटवीन द डायमंड एंड द ग्रेफाइट एंड इट कैन ओनली अकर एट द हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये हो गया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग लिटिल, आई विल हैव द डिस्कशन ऑन द amorphous solids, amorphous form of what we say as a carbon. So let's have a discussion on the amorphous forms of the carbon. उसमें उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि कौन कहाँ पे जो है यूज़ होता है। amorphous forms, amorphous means कार्बन होगा बट उनका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा, या कहीं पे ग्रेफाइट लाइक अरेंजमेंट होता है, उसके बाद वो ग्रेफाइट लाइक अरेंजमेंट ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास जो amorphous फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, जो amorphous फॉर्म्स ऑफ कार्बन है वो फॉलोइंग है। एक तो हमारे पास होता है चारकोल, we have charcoal, we have coke, ठीक है, and we have lump black, ये तीन मेनली फॉर्म्स हैं हमारे पास। चारकोल के डिफरेंट वैरायटीज हैं। मुझे बताओ चारकोल जो है, चारकोल कैसे बनता है? चारकोल बनता है बाय द पायरोलिसिस ऑफ, पायरोलिसिस मीन्स जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, काफी कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बहुत कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम इसको पायरोलाइज करेंगे, हीट करें, ठीक है, तो वहां पे आपको जनाब चारकोल मिलेगा। सो वी गेट वुड को अगर हम पायरोलाइज करेंगे, अगर हम पायरोलाइज वुड को करेंगे, यानी बहुत कम सप्लाई में ऑक्सीजन की बर्न करेंगे, तो आपको जनाब चारकोल मिलेगा, यू विल गेट चारकोल। लेकिन चारकोल के भी कुछ टाइप्स, जैसे हमारे पास बोन चारकोल एक होता है, वन इज कॉल्ड एज बोन चारकोल। बोन चारकोल क्या होता है? ये बोन्स को पायरोलिसिस हम करते हैं। पायरोलिसिस मैंने आपको बोला कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत कम रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो वो तो गैस है, वो तो भाग जाएंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि बोन चारकोल जो होता है, जैसे बोन्स आपने लाई, उसके बाद इनको पायरोलाइज किया और आपको वहाँ पे बोन चारकोल मिलेगा। बोन चारकोल से ही हम बनाते हैं जो पॉलिश होती है ना, जूतों की जो पॉलिश होती है, ये इसी का फिनोमेना यहाँ से बनता है। इसी तरह एक अगर आप एक बार अगर आप चारकोल को यानी पायरोलाइज करेंगे, वुड को पायरोलिसिस करेंगे, उसके बाद आपको चारकोल मिलता है। उसके बाद उसी चारकोल को अगर आप हीट करेंगे, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे अगर आप फिर से हीट करेंगे, तो आपको मिलता है एक्टिवेटेड चारकोल। यू आर गेटिंग एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ चारकोल एंड सिंपल एक्टिवेटेड चारकोल? एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है, इसको हम यूज करते हैं, जैसे हम कभी जो कोल माइंस नहीं होती, कोल माइंस में हमें कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे गैसेस रिलीज होती है, तो गैसेस रिलीज होने की वजह से इंसान मर सकता है वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ एक्टिवेटेड चारकोल उन मास्क्स में भरा होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस जितनी भी होती हैं उनको वो एब्जॉर्ब करता है वहाँ, ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसको हम कैटालिसिस में, अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको भी हम यूज़ करते हैं। एक और चारकोल है, दैट्स कॉल्ड एज शुगर चारकोल। शुगर चारकोल, शुगर चारकोल क्या बेसिकली होता है? आपने शुगर लिया, जैसे C12H22O11 आपने लिया, इस पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, यानी ये सारा बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो यहाँ पे कार्बन बनेगा, आपने देखा होगा, ये कार्बन जो होता है, जो कार्बन वहाँ पे रहता है, यानी 12 टाइम्स जो कार्बन रहेगा, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एक्चुअली व्हाट? शुगर, व्हाट? चारकोल। दैट कार्बन इज नेम्ड एज शुगर। तो चारकोल्स के हमारे पास एक तो सिंपल चारकोल है जिसको हम पायरोलिसिस करते हैं, दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल असल में चारकोल ही होता है, लेकिन वो चारकोल, जब चारकोल हमें ऑब्टेन होता है उसके बाद हम उसको हीट करते हैं,
एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोन चारकोल। ये हम पायरोलिसिस करते हैं बोन्स की, उसके बाद हमें जो वहाँ पे ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं बोन चारकोल, तो इसे हम पॉलिश बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है शुगर चारकोल। शुगर चारकोल सिंपली आप शुगर लीजिए, उसको H2SO4 डाल दीजिए, जो वहाँ पे रिमेनिंग कार्बन होगा दैट्स कॉल्ड एज शुगर चारकोल। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी मतलब यूटिलिटी है। इसी तरह हमारे पास है व्हाट्स कॉल्ड एज कोक। ठीक है, तो कोक कैसे हम बनाते हैं? कोक इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड जब हम कोल लेते हैं ना, कोल, तो कोल को अगर हम, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर इसको अगर हम हीट करेंगे तो यू आर गेटिंग व्हाट वी से एज कोक। तो जनरली आपको पता है कि कोक जो होता है वो यूज होता है, ये वो वाला कोक नहीं है जो हम पीते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये हम जैसे बर्निंग के पर्पस, हीटिंग पर्पस के लिए या फर्नेस में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे यूज होता है। और एक और हमारे पास होता है लंप ब्लैक। लंप ब्लैक इज एक्चुअली दिस लंप ब्लैक फॉर्म ऑफ कार्बन इज ऑब्टेन व्हेन यू एक्चुअली बर्न हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जैसे अपने हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोलियम होता है, बाकी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उसके बाद हम उसको बर्न करते हैं, तो जो वहाँ से कार्बन ऑब्टेन होता है, लंप ब्लैक जो होता है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब हम हाइड्रोकार्बन्स को पायरोलाइज करेंगे यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, तो जो वहाँ से ऑब्टेन होता है दैट्स कॉल्ड एज लंप ब्लैक। इसको हम जो प्रिंटर वाली जो इंक विक होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, काजल बनाने में अगर हमारे पास मान लीजिए ऑयल्स होते हैं, कुछ इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, टर्पनॉयल ऑयल होता है, उसको अगर हम पायरोलाइज करेंगे तो वहाँ से वो वैसी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स विच आर गेटिंग द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द कार्बन फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करते थे, तो अब हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन डिस्कस करेंगे, जिनमें कि एक आता है व्हाट्स कॉल्ड एज कार्बन मोनोक्साइड और दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोक्साइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से डिस्कस करके इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन, ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। देख लीजिए, CO कार्बन मोनोक्साइड, इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज क्या कुछ कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन, इफ वी हैव द प्रिपरेशन ऑफ दिस, तो हमें पता है कि कार्बन एक सिंपल सी रिएक्शन जो हम सब पढ़ते हैं, कार्बन को अगर हम लिमिटेड सप्लाई में 1/2 ऑफ O2 में अगर हम इसको बर्न करेंगे तो हमें कार्बन मोनोक्साइड मिलेगा, जो कि गैस होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है, तो ये हमें कार्बन मोनोक्साइड बनेगा। तो सिंपली अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में कार्बन को बर्न करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एक रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन अगर हम मान लीजिए लेबोरेटरी में करते हैं, लेबोरेटरी में हमें कार्बन मोनोक्साइड को प्रिपेयर करना होगा, तो उस टाइम पे हम कैसे करते हैं। लेबोरेटरी में अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है, जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, अगर हम इसको किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ यानी H2SO4 डालें, H2SO4 यू नो दैट इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, जो H2SO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक सिंपल सी रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ से आपको जनाब ये हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2O। ये है लेबोरेटरी वाला प्रिपरेशन, यानी लेबोरेटरी में वी विल बी प्रिपेयरिंग कार्बन मोनोक्साइड बाय यूजिंग फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पे सिंपली आपको H2SO4 डालना है, वहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसी तरह तीसरा मेथड हमारे पास है, अगर आपके पास ये है, मान लीजिए आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, अगर आप इसको H2SO4 यूज करेंगे तो यहां से भी जनाब ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए यहां पे क्या क्या बन सकता है, एक तो वाटर, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, दूसरा कार्बन मोनोक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहां पे आपको दो प्रोडक्ट्स आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन मोनोक्साइड भी बनेगा अगर आप इसको हीट करो। सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ दिस। तो दिस इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। इसके बगैर भी कुछ और मेथड्स हैं जिससे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप ये उतारिए,
तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर आप इसका देखोगे, इसका है +4, इसका है +2, ठीक है। और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये हो गया +2, इसकी वजह से हो गया एक और +1, तो ये वाला 0 हो गया, तो इसका मतलब है +3। तो यहाँ पे असल में a type of +3 is getting converted into +4 as well as +2, that means it's a disproportionate reaction, ठीक है। So it's a disproportionate reaction that's happening here. One more method is there जिससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर करेंगे। एक और मेथड हमारे पास है कि मान लीजिए आपके पास कोक है और आपने स्टीम यूज किया, यू आर यूजिंग स्टीम, ठीक है। कोक जो है ना, हीटेड कोक, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1200 के आसपास से होती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ता है। और उसके बाद आपने दो को मिक्स किया, यानी कोक पे आपने वाटर डाल दिया। जो ही आप कोक पे वाटर डालोगे तो आपको मिलेगा CO + H2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CO + H2। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज वाटर गैस, दिस इज नेम्ड एज वाटर गैस। तो वाटर गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आप कोक, हीटेड कोक और स्टीम को आपस में लेंगे, ठीक है। कोक को आपको काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, 1200 केल्विन्स के आसपास उसको हीट करना है। उसके बाद ऊपर से उसको स्टीम डाल दीजिए। जो ही आप स्टीम डालोगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड + H2 मिलेगा, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस। ये क्या होता था, वाटर गैस जो है ना, इससे पहले ब्रिटेन में यूज़ किया जाता था, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता, जब नेचुरल गैस हमारे पास नहीं था उससे पहले यही यूज़ किया जाता था। और ये भी काफ़ी, अगर आप देखोगे तो इसको भी हम पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट रहता है, देखिए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको हम फर्दर बर्न करके इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इस गैस को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द वाटर गैस, विच इज कॉल्ड एज व्हाट गैस, वाटर गैस। वाटर गैस फर्दर बर्न होके, अगर आप इसको बर्न फर्दर करेंगे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द वाटर गैस। यहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एक और रिएक्शन है जनाब, वन मोर रिएक्शन इज, जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप कार्बन लेंगे सॉलिड, प्लस आप O2 लेंगे और प्लस नाइट्रोजन लेंगे, देखिए अगर आप कार्बन और O2 को लेंगे ना लिमिटेड सप्लाई में, तो काफी ज्यादा चांस होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जब आप O2 + N2 लेते हैं तो N2 क्या करता है, N2 इसको डाइल्यूट कर देता है ना। जब आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ लेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना, वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने की वजह से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब आप इसको बर्न करते हो तो आपको CO + N2 मिलता है। CO + N2 इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलते हैं, दो इंपॉर्टेंट, कभी ये पूछा जाता है, वाटर गैस उसका फॉर्मूला क्या है और प्रोड्यूसर गैस। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जो वाटर गैस है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। हमेशा जो देखा गया है कि जो प्रोड्यूसर गैस होता है और जो वाटर गैस होता है, वाटर गैस इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू व्हाट गैस, प्रोड्यूसर गैस। प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट, वाटर गैस इज मोर एफिशिएंट in comparison with the producer gas, कभी ऐसा भी होता है जनाब, कहीं पे आपको ऐसा भी मिल सकता है, कहीं पे यू कैन गेट लाइक दिस, सो दैट्स कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस, दिस कॉल्ड एज वाटर गैस। कहीं पे आपके पास CO होता है प्लस H2 होता है प्लस N2 होता है, इसको बोलते हैं सेमी वाटर गैस। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सेमी वाटर गैस, दिस कॉल्ड एज सेमी वाटर गैस। कहीं आप पे आपको ये होता है, मान लीजिए आपके पास वाटर गैस है CO + H2, यहां तक तो बराबर वही है। उसके बाद होता है CH4,
उसके बाद होता है CO2, ठीक है। ये दिस ऑल्सो फॉर्म्स अनदर मिक्सचर। So the mixture of carbon monoxide plus H2 plus CH4 plus CO2, this is called as coal gas. So these are the different types of the mixtures of carbon monoxide with other gases. So this is named as coal gas. Is it clear? So out of all these, this is the what we say as a actually what's called as the water gas is one of the most efficient gas that was used in the earlier times. ठीक है, तो nowadays जो है इसका रिप्लेसमेंट जो है आजकल हम दूसरे गैसेस को बर्निंग के लिए यूज करते हैं। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, देखिए सब में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो यही इनका सबका जो है सबका एक ही फ्यूल, दे आर यूज्ड फ्यूल बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली। नाउ दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। वी हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यू राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देख लीजिए। पहली बात, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर आप ऐसे देखोगे, व्हाट्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन? +2 है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट्स व्हाट? +2। तो होता क्या है कि ये +2 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी +4 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। अगर ये लॉस करेगा तो खुद की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। सो इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कहता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास Fe2O3, अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, ठीक है, यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे -2 है, यहां पे +2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कार्बन ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ये ना हायर, ये कन्वर्ट हो सकता है हाईएस्ट में, इसके लिए तो चॉइस नहीं है ना। आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो ये अगर ये +3 है तो इसको इंपॉर्टेंटली गेन करना है, तो ये गेन यहां से करेगा, यानी कार्बन हो सकता है कन्वर्ट इनटू +4, ठीक है। आयरन जो है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन सारे ऐसे लेगा, तो यहां पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Fe। देख लीजिए आप, कंप्लीट मेटल मिल गया। ये मेटलर्जी में यूज किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहां पे यूज कर सकते हैं? मेटलर्जी। लेकिन हमेशा याद रखिए, अब यहां पे अगर आप रिएक्शन देखोगे ना, कहां से कहां हो गया जरा बताओ? +2 से +4। इसका मतलब क्या हो गया? +2 से +4 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हैज एक्टेड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्ट एज व्हाट एजेंट? रिड्यूस। लेकिन ये किन किन ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है? दैट्स इंपॉर्टेंट। ये अल्कली और अल्कलाइन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है उसके बगैर, अगर ट्रांजिशन मेटल होगा। जैसे आपके पास ये था अभी, अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड है, अगर आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे तो यहां से रिएक्शन होगी जनाब, यहां पे बनेगा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक प्लस का। अब देख लीजिए +2 से 0 हो गया कन्वर्ट, तो इसका मतलब है मेटल का हो गया रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन रिड्यूस सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स टू देयर मेटल्स, ठीक है, एक्सेप्ट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड द ऑक्साइड्स ऑफ द एल्युमिनियम, ठीक है। बाकी अगर ट्रांजिशन मेटल्स होंगे तो उनको ये ऑक्सीडाइज, उनको ये मेटल्स में रिड्यूस कर सकता है। सो इट कैन एक्ट एज व्हाट वी से एज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद की हो सकती है इसकी क्या? ऑक्सीडेशन। ये एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन के साथ, तो आपको COCl2 बन सकता है डायरेक्टली, यू कैन गेट COCl2। इसको बोलते हैं फॉस्जीन। ये इससे पहले जब क्लोरोफॉर्म यूज होता था ना, क्लोरोफॉर्म हम एनेस्थीसिया में यूज करते थे, वहां पे भी यही बनता था। तो ये फॉस्जीन होता है। फॉस्जीन काफी पॉइजनस गैस होता है, तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन को मिलाएंगे तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉस्जीन। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्जीन, फॉस्जीन, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं, तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस लोन पेयर। ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका।
तो कार्बन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उसकी वजह से ये लिव्स बेस एक्ट करता है, ये लाइगेंड एक्ट करता है। दिस कैन फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड वायर विच कार्बन और की ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। बेटर डोनर कौन होता है? ज्यादा कार्बन अच्छी तरह से डोनेट करता है, ठीक है। तो ये लाइगेंड यूज हो सकता है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास निकल है, निकल प्लस कार्बन मोनोक्साइड जो है ये आपको बनाएगा NiCO4, निकल टेट्राकार्बोनाइल बन सकता है। और